Hello, dear students. It's Kiran, your teacher. Today we are going to know about French Revolution, Chapter 1, History. Yes, dear. जैसा कि आपने रिक्वेस्ट किया है कि पहले चैप्टर को एक्सप्लेन कर दूं, देन क्वेश्चन आंसर्स के वीडियो दूं. सो शुरू करें हम लोग. चैप्टर में आगे बढ़ूं इससे पहले मैं आपको बता दूं कि फ्रेंड्स की कहानी आप देखने जा रहे हो और सुनने जा रहे हो. मैं कोशिश करूंगी कि मैं लाइन बाय लाइन ही आपको बताऊं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है 1 मार्क्स के क्वेश्चन को कवर करने के लिए कि आप ये समझो. और थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी हो सकती है अगर आप स्किप करते हो, पर अगर आप ध्यान से सुनते हो तो बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली और बहुत इंटरेस्टिंग है स्टोरी. बहुत अच्छा होगा कि आप अपने बुक के साथ बैठो, साथ में पेंसिल ले लो ताकि आप अंडरलाइन करते रहो. और वो जो अंडरलाइन कर रहे होगे, क्योंकि मैं यहाँ अंडरलाइन कर रही होंगी, तो आपके लिए वो बहुत यूज़फुल होगा जब मैं वीडियोस भी दूंगी क्वेश्चन आंसर के. और बहुत पॉसिबल है कि आपको यही समझ में आ जाने वाला है कि आपको क्या पढ़ना है और कैसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने हैं. सो आप देखना शुरू करो. वीडियो के साइज़ को देखती हूँ कितना मैं छोटा रख पाती हूँ. ये है आपका फर्स्ट पेज. आप डेफिनेटली खोल चुके होंगे. यहाँ पर आप देख रहे हो स्टोरी, और मैं आपको ये बता दूं कि ये स्टोरी शुरू हो रही है बाद की घटना से. दैट मीन जो बाद की घटना है ना, वो पहले दिखा दी गई है और फिर आपको इसके पहले की घटना दिखाई जाएगी. मीन्स दैट जैसे आपको यहाँ दिखाया जा रहा है 14 जुलाई 1789, लेकिन इसके जस्ट सेकंड पेज पे जाओगे तो वहाँ आपको स्टोरी मिलेगी 1774 की, जो कि इससे पहले की घटना है. तो कुछ वैसे ही समझो ना, मूवीज़ वगैरह तो देखते ही हो आप. तो देखना शुरू करो. यहाँ है 14 जुलाई का वक्त 1789 में एक्चुअली ये घटना हो रही है. ये शहर है कौन सा? तो पेरिस. कहाँ का? फ्रांस का. फ्रांस का ये शहर है. ये सुबह का वक्त है और इसमें जो है इस शहर में एक अलार्मिंग सिचुएशन है. अलार्मिंग सिचुएशन क्या होती है? सॉरी डियर. अलार्मिंग सिचुएशन का मतलब ही ये है कि कुछ ऐसा तो हो रहा है वहाँ जो कि बिल्कुल दंगा भड़कने जैसी स्थिति है. तो वो चीज़ें हम आगे सुनेंगे कि वो कौन सी स्थिति थी. बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी घटना, मतलब एक दो घटना नहीं है, बहुत सारी घटनाएं हैं. और अब देखना शुरू करो कि ये वो वक्त है, अलार्मिंग सिचुएशन है. इस दौरान अलार्मिंग सिचुएशन में एक तरह से आग लग गई हो या फिर आग में घी डालने का काम जो किया, एक रूमर था. वो आप सुनो. क्या रूमर था? तो राजा के जो कमांडर्स थे या फिर राजा के जो सैनिकों का समूह था, उनको राजा ने ऑर्डर दिया है कि वो शहर में जाएं और जो है फायर ओपन कर दें. ऐसा फायर ओपन किस पे कर दें? तो वहां के सिटीजन्स पर, आम जनता पे. तो ये रूमर है. दिस इज रूमर. रूमर का मतलब ही होता है अफवाह, मतलब ऐसी कोई सच्चाई नहीं थी. राजा ने ऐसा कुछ नहीं कहा था. कौन से राजा? लुइस 16. आगे उनका नाम आएगा, यहाँ सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है. तो ये रूमर था और उस दौरान शहर में एक्चुअली बहुत से लोग थे. सबको ये पता चला कि राजा ने अपने जो है सेना को भेज दिया है और अब वो जो है बिल्कुल हमला करने वाले हैं. तो ये वहाँ के कुछ जो मैन एंड वुमेन थे ना, 7,000 मैन एंड वुमेन, वो कहाँ जमा हुए? तो टाउन हॉल में जमा हुए. किस लिए? तो वो अपने लिए फोर्स बनाने के लिए जमा हुए. दैट मीन हम आम आदमियों की जो एक फोर्स बनाएंगे, जिसको उन्होंने कहा पीपल्स मिलिशिया. ओके. तो ये उन्होंने तैयार किया एंड दे ब्रोक इनटू अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इन सर्च ऑफ आर्म्स. और उन्होंने हथियारों की तलाश में बहुत सारी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को तोड़ डाला. मतलब तोड़ डाला मीन्स कि बर्बाद कर डाला. और इतना बुरी तरीके से बर्बाद किया, क्योंकि इनके पास हथियार तो थे नहीं, अब लड़ना था इन्हें. तो वो हथियार के बिना कैसे लड़ेंगे, इसलिए इन्होंने ऐसा सब कुछ किया. अब आप ये देखो कि जब वो आगे बढ़े, फाइनली क्या हुआ कि इनमें से जो 7,000 के जो ग्रुप थे मैन एंड वुमेन के, उनमें से कुछ 100 लोगों ने, सेवरल हंड्रेड्स पीपल जो थे, वो मार्च कर गए. दैट मीन आगे बढ़े. कहाँ? तो ईस्टर्न पार्ट. कौन सा? किसका ईस्टर्न पार्ट? तो फ्रांस का. सॉरी, फ्रांस के अंदर क्या है? तो ये बड़ा फ्रांस हुआ. फ्रांस के अंदर ये छोटा सा पेरिस हुआ. पेरिस का ईस्टर्न पार्ट. ओके. किसका ईस्टर्न पार्ट? तो पेरिस के ईस्टर्न पार्ट में उनमें से कुछ लोग चले गए. और पता है कहाँ गए? तो वहां पर एक जेल है, प्रिजन है. दिस इज फोर्ट्रेस प्रिजन ऑफ बेस्टेल. BASTILLE. बैस्टिल. इसको ऐसे करके आप प्रोनाउंस कर सकते हो. तो ये प्रिजन का नाम है, फोर्ट्रेस प्रिजन द बैस्टिल. ठीक है. तो ये जो था वहां का प्रिजन है. और
नाम ही कुछ समझो, फोर्ट्रेस, किले जैसा वो प्रिजन है, वहां ये लोग पहुंच गए। और खाली पहुंचे ही नहीं, पहुंचकर इन्होंने क्या किया, वहां के जो कमांडर थे उनको इन्होंने मार डाला। और वहाँ जो कैदी थे उनमें से उन्हें वहाँ पर ओनली 7 जो है वो प्रिजनर्स थे, उनको उन्होंने आज़ाद कर दिया, कमांडर को मार डाला। उन्हें जो वहाँ से हथियार मिले उनके साथ वो चल निकले। एक्चुअली ये अगर क्वेश्चन आता है कि उन्होंने वहाँ पर हमला क्यों किया, ऐसा तो नहीं है कि पेरिस में और कोई जेल नहीं है, तो वहाँ क्यों किया, तो उन्हें ये अनुमान था कि वहाँ पर होल्ड करके रखा गया है एम्यूनिशियस। देखिए दिस वन, फिर से मैं थोड़ा क्लीन करूं, दिस वन, AMMUNITION, एम्यूनिशन, तो हथियारों का जखीरा, दिस मीन्स हथियार, एंड होर्डेड यानी हथियारों का जखीरा, वहाँ हथियार रखे गए हैं, तो इस वजह से उन्होंने जो है इस पे हमला किया। और डियर मैं यही बता दूं, ये मैप वर्क में आता है, तो मैप में तो बताऊंगी ही, लेकिन यहाँ से आप जानना शुरू करो, जो भी प्लेस मिलते जाएगा मैं यहीं पर एक्सप्लेन करती जाऊंगी, ये आपके मैप के लिए यूजफुल होगा। ओके, तो अब आगे चलो। तो वहां पर उन्होंने किया, वहां के कमांडर को मार डाला, प्रिजनर्स को आज़ाद कर दिया, और इतना के बाद भी उनका नहीं मन भरा, तो गवर्नमेंट की जो बिल्डिंग थी उसको उन्होंने तोड़ फोड़ डाला, और उसके स्टोन्स तक को लेकर, स्टोन के फ्रेगमेंट्स तक को लेकर उन्होंने मार्केट में बेच दिया। तो किनको बेचा, किन्होंने खरीदा, वही जो इनको रखना चाहते थे, इनको एक निशानी के तौर पे रखना चाहते थे, तो उनको इन्होंने जो है बेच दिया। और इसके बाद जो है ये घटना खाली एक शुरुआत थी, जैसे बोला ना स्टार्टिंग में अलार्मिंग सिचुएशन थी, इस घटना के बाद तो ऐसा समझो कि वहाँ राइट जैसी सिचुएशन हो गई, दंगा जैसी सिचुएशन हो गई। हालांकि इसकी और भी कई वजह थी, बता देती हूँ। तो पेरिस में बिल्कुल राइटिंग सिचुएशन हो गई, और इस दौरान जो है प्रोटेस्टेंट जो थे वो किसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो बढ़ती कीमत, हाई प्राइस ऑफ ब्रेड। अब कुछ वैसे समझो कि ये एकदम स्टेपल डाइट है इंसान का, जैसे फ्रूट्स की कीमत बढ़ जाए या फिर कुछ वेजिटेबल्स की कीमत बढ़ जाए, तो चलो उसे इंसान थोड़ा सा कम यूज़ कर ले, लेकिन जो बेसिक चीज़ है, चावल दाल गेहूं, इनकी कीमत अगर बढ़ जाती है तो इंसान तो भूखे मरने शुरू हो जाएंगे ना। तो कुछ ऐसी सिचुएशन वहाँ थी कि ब्रेड की कीमत बढ़ गई, जो बेसिक डाइट होता है उनका। इसके बाद तो जैसे कि आगे कहानियां आप पढ़ोगे, इतिहासकारों का तो मानना ये था कि ये तो बस एक शुरुआत थी, बोलते ना बस एक शुरुआत थी। हमारे यहाँ हुआ था ना वो 1857 वाला वो विद्रोह, याद है, कि जिसमें वो मंगल पांडे की स्टोरी जो आपने पढ़ी थी कि काउ एंड पिग के फैट की वजह से जो एक रूमर था उस दौरान भी, और जो है बिल्कुल मंगल पांडे उठ खड़े हुए थे कि नहीं वो इसका इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। तो कुछ वैसी ही चीज यहाँ पर थी, एक रूमर से चीजें आगे बढ़ी, और ये बस इतनी बड़ी हो गई कि राजा को मार ही डाला गया था आगे घटना में। तो जिसको कि यहाँ पर देखो आगे जाते जाते कि ये घटना जो थी, वहाँ के किंग को एक्सक्यूट कर दिया गया था, जबकि इसके बारे में किसी को अंदाजा नहीं था। थोड़ी सी मैप यहाँ मैं आपको दिखा दूं, ये है, आप सॉरी नॉट मैप, ये एक डायग्राम जैसी चीज़ है, एक पिक्चर जैसी चीज़ है, जो एक्चुअली आप देख रहे हो यहाँ पर, नीचे आप देख लेना कि आपको दिख जाएगा, ये स्ट्रोमिंग ऑफ बेस्टल या बेस्ली भी बहुत जगह बोला जाता है। तो उस जगह पे जो एक तूफान की तरह से, स्टॉर्म का मतलब होता है तूफान, तो इंसान जो है वो तूफान की तरह से वहां गया, और ये देख रहे हो उसके प्रिजन को उन्होंने क्या किया, ये है तबाही का आलम। तो इस तरीके से पूरी तरीके से गुस्साई आक्रोशित भीड़ ने वो एक रूमर पर कि किंग ने ऑर्डर कर दिया है अपने सैनिकों को कि वो हमला कर दें। आप देख रहे हो यहाँ से शुरुआत होती है आपके चैप्टर की, वो तो आपका इंट्रोडक्शन था। ये है टॉपिक नंबर 1, फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग लेट 18th सेंचुरी, यानी फ्रांस की सोसाइटी कैसी थी, जो लेट 18th सेंचुरी का वक्त था, उस दौरान फ्रांस की सोसाइटी कैसी थी उसके बारे में यहाँ बात करनी है। वो आप जब सुनोगे तो आपको लगेगा सचमुच बहुत विचित्र सी सिचुएशन थी फ्रांस की।
अब यहाँ पर देखो, यहाँ शुरू हो जाता है घटना 1774 की। ये है हमारे लुइस 16। लुइस 16 कौन से डायनेस्टी के थे? तो बर्बन फैमिली को बिलोंग करने वाले थे, यानी बर्बन फैमिली से थे। और इनकी जब पोशी हुई, किंग को जब असेंड किया गया, ताज जब दिया गया, थ्रोन जब दिया गया फ्रांस का, तो इनकी उम्र बहुत कम थी। और इनकी जो मैरिज की बात की जाए तो सिर्फ 20 ईयर्स में ही इनकी शादी हो गई थी। इनकी पत्नी का नाम था मैरी एंटोनेटे, जो कि ऑस्ट्रियन थी। और इस दौरान जो है, जब इन्हें राजगद्दी मिली थी ना, तो बुरी बात ये थी कि इनका खजाना क्या था? खाली था, एम्प्टी ट्रेजरी था। लंबे टाइम से युद्ध की वजह से क्यों खजाना खाली था? ये क्वेश्चन तो उठता है ना। और ये क्वेश्चन भी मैंने दिया है आपको, जो मैंने वीडियो शुरू किया था जिसमें आपने रिक्वेस्ट किया कि पहले मैं आपको चैप्टर एक्सप्लेन कर दूं, तो वो खजाना इनका खाली हो गया था लंबे टाइम से युद्ध की वजह से। तो भैया किससे लड़ रहे थे? किससे लड़ाई कर रहे थे आप? किसके लिए लड़ रहे थे? तो आगे आपको दिखा देती हूँ किसके लिए वो लड़ रहे थे, बेवकूफ़ी कर रहे थे ये। और इसके बाद इस वजह से इनका खजाना इतना खाली हो गया था कि इनके कोर्ट के खर्चे को चलाना, एक्स्ट्रा विजन जो कोर्ट के को मेंटेन करना था। कोर्ट के खर्चे होते हैं ना कि भाई आर्मी के खर्चे हैं, उसके बाद मेंटेन करना जो होता है, महलों को मेंटेन करना, उनके खर्चे हैं, उनके खुद के पर्सनल खर्चे हैं, यूनिवर्सिटीज़ को चलाना, उनके खर्चे हैं। आगे मैं उनको भी दिखाऊंगी। तो ये वो खर्चे थे जिनको मैनेज करना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि खजाना तो था ही नहीं उनके पास, खाली था। अब जिस युद्ध की बात कर रहे हैं ना, वो कौन सा युद्ध था? तो साहब ने मदद किसकी की थी? लुइस 16 साहब जो थे ना फ्रांस के, उन्होंने किसकी मदद की थी? ये कंट्री का नाम है डियर, प्लीज़ अंडरलाइन करो। मैं थोड़ा सा क्लीन करती हूँ और मैं सिर्फ उसे ही हाईलाइट कर रही हूँ। द 13 अमेरिकन कॉलोनीज। आप कृपया इसे अमेरिकन कॉलोनीज ना कहें। बहुत लोगों को मैंने ये कहते सुना ये अमेरिका है। नो डियर, इट्स 13 अमेरिकन कॉलोनीज। ये यूरोप में है, अमेरिका यूरोप में नहीं है। ये यूरोप की बात हम कर रहे हैं। तो 13 अमेरिकन कॉलोनीज की मदद करने के लिए इन्होंने किससे भिड़ंत कर लिया था? तो साहब ने भिड़ंत कर लिया था, ये रहे ब्रिटेन से। ये हमारा ब्रिटेन है, यानी ब्रिटेन ने कब्जा कर रखा था 13 अमेरिकन कॉलोनीज को। और फ्रांस जो था वो ब्रिटेन से दुश्मनी निभाता रहता था, क्योंकि इनकी दुश्मनी की कहानी बहुत पुरानी है। आपको याद ही होगा कि इंडिया पे पहले कब्जा किसने किया था? फ्रांस ने। और फ्रांस को फिर हटाकर ब्रिटिश ने कब्जा कर लिया था। तो फ्रांस को जब हटाया था ब्रिटिश ने, तो तभी से फ्रांस जो थे वो बहुत नाखुश थे ब्रिटेन से। सो आप देख रहे हो कि ये जो है फ्रांस ने मदद की थी किसकी? 13 अमेरिकन कॉलोनीज की, अपना खुन्नस निकालने के लिए कि दुश्मन से तो लड़ ना सके, तो चलो इनकी मदद करके, दैट मीन वो इनकी मदद कर रहे थे ताकि वो ब्रिटेन जो है अपने चंगुल से 13 अमेरिकन कॉलोनीज को आज़ाद कर दे। और इसमें बेवकूफ़ी फ्रांस क्या कर रहा था? वो अपना खजाना लुटा रहा था, ठीक है, लड़ने के लिए, युद्ध के लिए, किसी तरीके से वो विजय पाना चाहता था ब्रिटेन के ऊपर और चाहता था कि उसे नीचा दिखा दे। तो इस वजह से लुइस 16 ने अपना सारा खजाना खाली कर लिया था। और बेवकूफ़ी की हद तो तब हो गई जब वो कर्ज लेकर जो है वो ये कर रहे थे। वो बिल्कुल उन पर कर्ज कितना बढ़ गया? तो इस वॉर ने उन पर लगभग 2 बिलियन लीवर्स के कर्जे, डेट बढ़ा दिए थे। और लीवर क्या है? तो उस समय की करेंसी थी जो कि 1794 तक ही चली थी। उसके बाद ये करेंसी हट गई थी, बट उस टाइम की बात है। तो ये उन पर इतना कर्ज बढ़ गया, और जो उनके लेंडर्स थे ना, उन्होंने और टैक्स उनका इंटरेस्ट बढ़ा दिया। कितना बढ़ा दिया? 10%। अब बताओ, साहब के पास पहले से ही पैसे नहीं है, खजाना खाली कर चुके हैं, पैसे ले लेकर दूसरे से लड़ रहे थे ब्रिटेन से 13 अमेरिकन कॉलोनीज को आज़ाद कराने के लिए। और अब जो इनको कर्ज देने वाले लोग थे, उन्होंने अपना इंटरेस्ट भी क्या किया था? बढ़ा दिया था। तो अब कहाँ से वो अपने खर्चे पूरे करेंगे? तो इन्होंने क्या किया था प्लान, कि वो टैक्स बढ़ा देंगे। पर पता है, टैक्स बढ़ा देंगे तो टैक्स कौन देता था उनकी सोसाइटी में? ध्यान से आप देखना। तो उनकी सोसाइटी में टैक्स कौन पे करता था? तो टैक्स पे करने वाले लोग जो थे उनकी सोसाइटी में, वो थर्ड स्टेट के लोग थे। दिस वन ओनली एंड द ओनली मेंबर ऑफ थर्ड स्टेट जो थे, वही केवल टैक्स पे करते थे। और बता दूं, थर्ड स्टेट के लोग टैक्स पे करते थे, और अमीर कौन थे? तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट के लोग। तो ये विचित्र सी कहानी थी ना।
अब यहाँ पर जो चीज़ है वो मैं आपको एक्चुअली बता चुकी थी, इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ स्किप कर गई। लेकिन एक बार मैं फिर आपको रिमाइंड कर दूँ कि ये कौन सा था। तो बेचारे के टैक्स लेंडर्स ने 10% टैक्स इंक्रीज कर दिया, सॉरी इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर दिया। तो अब जो था राजा ने सोचा कि अब बजट नया बनाते हैं और इस ऐसा बजट बनाएंगे ताकि हम अपने रेगुलर खर्चे से को पूरा कर सके। रेगुलर खर्चे को पूरा करने के लिए उन्हें पैसे चाहिए थे। पैसे कहाँ से आते? तो टैक्स किस पर बढ़ाएंगे? जो टैक्स पेयर हैं, तो टैक्स पेयर उनकी सोसाइटी में थर्ड स्टेट के लोग थे। यही थी दर्द भरी दास्तान। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको इस डायग्राम से जो यहाँ फ्लो डायग्राम है उससे मैं आपको बता दूं। यहाँ पर नीचे आप देखोगे ये सोसाइटी है, फ्रांस की ये सोसाइटी है, ठीक है। कि कौन सी ये सोसाइटी है, आप देखो यहाँ पर आपको दिया गया है कि फ्रांस की सोसाइटी में जो है कुछ रिच भी थे और कुछ पुअर भी थे। ओके, अब थोड़ा सा ऊपर जाना और बुक में देखना अब जरूर और अंडरलाइन कर लेना। ये है फर्स्ट स्टेट, सेकंड एंड थर्ड स्टेट। तो थर्ड की कहानी तो और भी आगे जाने वाली है। तो ये दो जो था ये बहुत अमीर क्लास थे। क्लेरजी कौन थे? तो जो चर्च में जो फादर होते हैं ना, तो उन्हें उनके समूह को, उनमें तो एक नहीं होते, बहुत सारे होते हैं, तो उनके समूह को क्लेरजी कहा जाता है, जो चर्च में रहते थे। नोबिलिटी वही राजा और राजा के रिश्तेदार, ये हैं राजा, राजा के मंत्री, राजा के रिलेटिव। तो ये सारे लोग जो थे अमीर थे। दैट मीन कुल मिलाकर ये दोनों स्टेट जो था ये अमीरों का समूह था। और जो अमीर थे वो टैक्स पे नहीं करते थे। है ना इंटरेस्टिंग कि ये कैसी बात है? जो अमीर थे वो टैक्स नहीं पे करते थे। हाँ, क्यों? अगर पूछते हो तो क्यों का जवाब ये है कि उन्हें बाय बर्थ प्रिविलेज था। भैया अमीरों के यहाँ पैदा हुए हैं, तो अमीरों के यहाँ जो पैदा होते हैं उनकी कहानी अलग होती है। उनके यहाँ तो बिल्कुल चीज़ें मिलेंगी ही मिलेंगी। उनको अधिकार मिलेगा। बहुत सारी कहानियाँ थी। और अब यहाँ पर टैक्स बेचारे कौन पे करेंगे? तो ये पे करेंगे। और इनमें भी जो था थर्ड स्टेट में भी ये वाला जो ऊपर वाला ये अमीर था। इन दोनों से अमीर था। ऊपर वाले फर्स्ट सेकंड स्टेट से अमीर नहीं थे। अब आगे की कहानी थोड़ा देख लें क्या एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ से मैं शुरू कर रही हूँ जहाँ पर मैंने आपको वो फ्लो डायग्राम दिखाना शुरू किया था। तो ये जो सोसाइटी थी, द सोसाइटी जो थी स्टेट्स की, वो जो था फेडरल सिस्टम पे चलता था। ये फेडरल सिस्टम आपको तीन तरह से देखने को मिलेगा। एक जगह फेडरल ड्यूज और एक जगह फेडरल प्रिविलेजेस, दिस वन, ठीक है। ये है क्या? तो मैं एक साथ आपको बता दूं। फेडरल सिस्टम एक ऐसी प्रथा है, ऐसी परंपरा है जो दास प्रथा की तरफ इशारा करती है। कुछ हमारे यहाँ कुछ नहीं था कास्टिज्म कि सबसे ऊपर जो ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। तो शूद्र सबसे नीचे है, वही सबसे निम्न वर्गीय काम करते थे। बट उनके यहाँ तो चीजें और भी अलग थी कि जो गरीब थे वही ज्यादा टैक्स पे करेंगे। ज्यादा क्या, पूरा टैक्स। अमीरों को तो टैक्स ही पे नहीं करना था। जैसे मैंने बताया कि थर्ड स्टेट के लोग ही केवल टैक्स पे करते थे। फिर से मैं एक बार अंडरलाइन कर दूं कि थर्ड स्टेट के लोगों को ही टैक्स केवल पे करना था। तो उनकी सोसाइटी जो थी ये अमीर और गरीब की जो सोसाइटी थी किस चीज पे चल रही थी? तो डियर इसी को तो कहते हैं फेडरल सिस्टम पे चल रहा था। फेडरल सिस्टम कैसे चल रहा था? तो फेडरल ड्यूज पे। दैट मीन कि अमीर तो अमीर हैं और जो गरीबों के यहाँ पैदा हुए हैं उनका तो उधार है, ऋण है। वो कमाएंगे और टैक्स भरेंगे। किसको? अमीरों को देंगे। तो इस तरीके से उनकी कहानी चलती थी। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिखा चुकी हूँ और अब थोड़ा देख लो। वहाँ के फ्रांस की सोसाइटी में जो 90% थे वो पीजेंट्स थे। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि कुछ ही लोगों के पास, स्मॉल नंबर ऑफ देम, ओन्ड द लैंड दे कल्टिवेटेड। बहुत थोड़े नंबर ऑफ पीपल थे जो कल्टीवेट कर रहे थे लैंड को। अबाउट 60% जो थे लैंड वॉज ओन्ड बाय द नोबल्स। और उनमें से भी जो 60% जो जमीन था वो किनके पास था? तो खाली नोबल नहीं, देखना यहाँ से, नोबल्स के पास थे, चर्च के लोगों के पास थे और अदर रिचर मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट। अभी मैंने आपको एक दिखाया ना कि सबसे ऊपर वाले जो थे वो थोड़े से रिच थे। दैट मीन थर्ड स्टेट के, दिस वन थर्ड स्टेट का जो ये सेक्शन था ये इन दोनों से अमीर था। किन से अमीर था? इन दोनों से ये वाला सेक्शन अमीर था। तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो 60% में थोड़े से वो लोग भी शामिल थे। अब यहाँ पर देखना आप शुरू करो कि ये वो लोग जो थे वो कैसे आगे जा रहे थे। तो यहाँ पर आप देखो मेंबर जो थे फर्स्ट टू स्टेट के वो कौन थे? तो वो क्लेरजी थे और नोबिलिटी थे। इन्हें तो कुछ प्रिविलेज मिला हुआ था, सर्टेन प्रिविलेजेस बाय बर्थ। वही कौन सा प्रिविलेज इसे कहेंगे? बाय बर्थ प्रिविलेज। दैट मीन जन्मजात अमीरों के यहाँ पैदा होने की कुछ सुविधाएं।
कि उन्हें टैक्स नहीं पे करना, उनको टैक्स एग्जम्पशन मिला हुआ है। आप देखो क्या छूट मिला था, टैक्स एग्जम्पशन। एग्जम्पशन का मतलब होता है छूट, यानी टैक्स जो उन्हें मिल रहा था उससे उन्हें छूट मिला हुआ था। और जो नोबल्स थे वो एंजॉय करते थे फिजुअल प्रिविलेजेस, यानी जो बेचारे थर्ड स्टेट के लोग थे उनसे सारा काम करवाना, उनसे सारे टैक्स लेना, सब कुछ वो एंजॉय कर रहे थे। और अब बात सुनो, और जो उन्हें इतना सब कुछ दे रहे थे, दैट मीन वो जो छोटे छोटे जो लोग थे जो उन्हें इतना कुछ दे रहे थे, वो उनके लिए क्या थे, तो वो उनके लिए एक्चुअली गुलाम से ज़्यादा और कुछ नहीं थे। और जो पीजेंट्स जो उनकी सेवा कर रहे थे उन्हें ऑब्लाइज्ड होते रहना था, यानी वो हो हम तो कितने कृतज्ञ हैं कि हमें आपकी सेवा करने का मौका मिला। कौन? आपके, दैट मीन फर्स्ट स्टेट एंड सेकंड स्टेट के लोगों की। दैट मीन उनके मुंह से तो उफ भी नहीं निकलना चाहिए, और सिर्फ सेवा करते रहना है, धन देते रहना है, टैक्स भरते रहना है। किसकी? तो लैंडलॉर्ड्स की। वही लैंडलॉर्ड के तहत क्लेर्जी और नोबिलिटी आते हैं। तो इस तरीके से इनकी कहानी चलती थी। अब आगे आप देखना, और तो और इनको ये भी था कि भाई आर्मी में भी कौन लड़ने जाएंगे, आर्मी में भी इनका पार्टिसिपेशन होगा, रोड बिल्डिंग्स कुछ भी बन रही होगी, तो यानी वो मतलब कैसे निम्न वर्ग वाला जो काम करना है, जो सबसे कठिन काम है, जो सारा चीज थर्ड स्टेट के ऊपर ही था। तो थर्ड स्टेट, और अधिकार कुछ नहीं था, टैक्स वो पे करेंगे लेकिन कुछ वोटिंग राइट कुछ भी अधिकार उनको नहीं था। तो गुस्सा तो आना था, अंदर तो गुस्सा चल ही रहा था। अब देखें कि आगे क्या हुआ। ये टैक्स की बात है, ये 1 मार्क में आता है, सोडिया इसको आप जरूर कर लेना। यहाँ जो मैं आपको दिखा रही हूँ अंडरलाइन कर देती हूँ। चर्च जो टैक्स लेता था वो कहलाता थेसिस, TITHES, ठीक है, जो कि पीजेंट उन्हें देते थे, जो कि 1/10 पार्ट होता था उनके कल्टिवेटेड ग्रेन का, जो भी है क्रॉप, वो फसल जो उपजाते थे उनका 1/10 पोर्शन जो था वो बेचारे उनको देते थे। और इस तरीके से ये जो है थर्ड स्टेट के लोग, जितने भी ऑल मेंबर ऑफ थर्ड स्टेट, जितने भी थर्ड स्टेट के लोग थे, और वो थोड़ी सी जमीन जो उनके पास थे उसे जो वो कल्टीवेट करते थे, उसका जो है 1/10 पार्ट, जो दसमांश जिसे कहते हैं, वो देना होता था। ठीक है, तो वो टैक्स कहलाता था। यानी ये कौन सा टैक्स है? वो टैक्स है जो चर्च को दिया जाता था। कौन देता था? तो बेचारे थर्ड स्टेट के लोग। अब नेक्स्ट है वो क्या है, यहाँ पर आपको मैं उसे और एक्सप्लेन करूंगी। ये जो है टैले, इसको बोल सकते हो, और बोल क्या सकते हो, बोलना ही है। ये जो था ये भी इस ये इंक्लूड किया जाता था डायरेक्ट टैक्स, जिसको टैले कहा जाता है, जिसमें नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स भी शामिल था। यानी ये डायरेक्ट टैक्स था जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे इनडायरेक्ट टैक्सेस भी शामिल थे। और जैसे कि आप कोई चीज़ यूज़ करते हो, बिस्किट्स है, कोई चिप्स का पैक आप यूज़ करते हो, तो उसमें भी आप टैक्स देते हो। तो इस तरह से यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है, बिस्किट और चिप्स का एग्जाम्पल नहीं है यहाँ, यहाँ सॉल्ट एंड टोबैको जैसी चीज़ पे भी टैक्सेस है। बेचारे कितना टैक्स देंगे, एक तो पहले गरीब होने की वजह से उनको टैक्स देना है अमीरों को, ऊपर से और भी सामान जो खरीद रहे हैं उन सब पे भी टैक्स देना है। तो इनकी तो बुरी हालत थी। और यहाँ इस साइड जो आप देख लो, यस आप ये देख लो, आपके बुक में बहुत सारे सोर्सेस इस तरह के मिलेंगे, तो ये जानना जरूरी है 1 मार्क्स के हिसाब से। आप देख लो, लीवर वहाँ की करेंसी है, जो कि कब तक चली थी, 1794 के बाद डिसकंटिन्यू हो गई थी, दैट मीन उससे पहले तक वहाँ ये चलती थी। और क्लेर्जी किसे आप कहते हो, तो ग्रुप ऑफ पर्संस इन्वेस्टेड विद द स्पेशल फंक्शंस इन द चर्च, यानी चर्च के जो स्पेशल फंक्शंस में रहते हैं वो लोग। और यहाँ थे थे क्या है, तो ये एक टैक्स है जो कि चर्च को दिया जाता था। कौन देता था? थर्ड स्टेट के लोग देते थे। और ये जो है टैले, ये भी एक टैक्स है जो कि पेड डायरेक्ट टू द स्टेट, यानी ये डायरेक्टली चला जाता था, इसमें आपको पता भी नहीं चलता। यानी अगर आप वहाँ के लोग सॉल्ट खरीदते थे, टोबैको खरीदते थे, जैसे मैंने ब्रेड की बात की आगे, तो इस तरह का कुछ सामान पे जो टैक्स होता था वो तो बेचारे भरते ही भरते थे। तो इस तरीके से थर्ड स्टेट के लोगों की बड़ी दुख भरी कहानी थी। वैसे राजा भी बेवकूफ़ ही था। आगे चलो। यस डियर, बस इस पेज पे जो कुछ है वो समझाकर मैं वीडियो को एंड करूंगी, आप देखना शुरू करो। ये जो है स्पेशली मैं आपको दिखाना चाहती थी, ये जो है फर्स्ट स्टेट का एक आदमी बैठा हुआ है, ये बेचारा, ये गरीब, देखो हाथ में पोटली लिए हुए हैं, और यहाँ पर भी जो है क्रॉप लेकर आए हैं, और ये इनको देने वाले हैं। और ये जो है ऐसे हैं जैसे स्पाइडर की तरह बैठे हुए हैं, और ये जो है इनका खून चूसने वाले हैं, दैट मीन
बेचारा ये मक्खी की तरह है जो इसके जाल में फंसा हुआ, अब ये मेहनत करके और तो और वो बिल्कुल जैसे घमंड में बैठे हुए हों कि भाई वो तो हैं फर्स्ट या सेकंड स्टेट से बिलोंग करने वाले। बस एक डायग्राम दिखाकर आपको बस दिखाने की कोशिश की गई। अगर आप इसे पढ़ोगे तो देखो यहाँ पर जो है फ्लाई का भी एक जो है बनाया गया है कि कैसे वो चूस रहे हैं। तो आप देखना शुरू करो आगे। हालांकि ये आपके उसी टॉपिक से रिलेटेड है। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ बता रही थी कि वहाँ पे फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट के बीच का क्या था। तो ये वाले जो पर्सन है ये जो है फर्स्ट या सेकंड स्टेट के पर्सन है, और ये बेचारा आदमी जो टैक्स देने वाला है ये थर्ड स्टेट का है। अब देखना शुरू करो, ये है आपका ये टॉपिक। इसके बाद मैं ये वीडियो यहीं एंड करने वाली हूँ। तो ये स्ट्रगल, द स्ट्रगल टू सरवाइव 1.1 का ये टॉपिक है, और पेज नंबर 3 आई मीन जो थर्ड पेज होगा उसका ये है। तो एक्चुअली फ्रांस की कंडीशन बहुत ख़राब हो रही थी। वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। कितना तेज़ी से बढ़ रहा था, तो आप देखो कि कितनी तेज़ी की बात यहाँ बताई जा रही है। तो थोड़ा सा मैं एनलार्ज कर देती हूँ ताकि मैं आपको ज़्यादा फटाफट बता पाऊँ। 23 मिलियन वहाँ की पॉपुलेशन थी 1715 में, बढ़कर कितनी हो गई 28 मिलियन हो गई हुई। कितने 1789 में इतनी पॉपुलेशन बढ़ गई, और साथ साथ इतनी तेजी से जो इंक्रीज था, आई मीन डिमांड तो बहुत बढ़ रहा था, लेकिन इतना ज़्यादा फूड ग्रेन का प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा था, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गई, डिमांड बढ़ गया, लेकिन फूड ग्रेन उतना नहीं बढ़ा। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन आ गई थी। आपने पढ़ा ना कि ब्रेड की कीमत बहुत बढ़ गई थी। प्रोडक्शन जो था ग्रेन का वो कुड नॉट कीप पेस विद द डिमांड। दैट मीन जो चीज़ों की गति थी, प्रोडक्शन की गति थी, वो बिल्कुल भी डिमांड की गति से मैच नहीं हो रही थी। जो ब्रेड की कीमत जो थी वो बढ़ गई, और वो क्या था, स्टेपल डाइट, वही जो मैंने आपको अभी समझाया था कि वो महत्वपूर्ण खाने पीने की चीज़ थी। और वही कीमत अगर बढ़ गई तो इंसान कैसे करके अपनी ज़िंदगी निभाने वाला था, चलाने वाला था। और ज़्यादातर जो थे वर्कर थे, जो बेचारे थे वो वर्कर थे, और वर्कर्स जो थे वो वेजेस पे काम करते थे। वेजेस का मतलब था कि मजदूरी मिलनी। ये तो आप जानते हो कि जिस दिन वो काम करेंगे उस दिन उनको पैसा मिलता था, और जिस दिन नहीं करते थे उस दिन उनको नहीं मिलता था। तो मजदूर थे, और मजदूरों की सैलरी आई मीन जो वेजेस थे वो इतनी ज़्यादा नहीं थी कि वो महंगाई से लड़ सकें। तो उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। दैट मीन उसको हम कह सकते हैं कौन सी क्राइसिस, ये क्वेश्चन आता है, सब्सटेंस क्राइसिस। सब्सटेंस क्राइसिस है क्या? तो ये एक ऐसी सिचुएशन है कि बेसिक ज़िंदगी की चीज़ का ना मिलना। अब यहाँ पर आप देख लो, इसे आप ज़रूर लर्न कर लेना, आप चाहो तो नोट्स बना लेना। हाँ, इसके बाद जब मैं आपको वीडियोस दूंगी क्वेश्चन आंसर्स के तो मैं दूंगी, लेकिन हाँ, अगर आप चैप्टर पढ़ रहे हो तो डेफिनेटली ये समझ लो। सब्सटेंस क्राइसिस क्या था, तो एक ऐसी एक्सट्रीम सिचुएशन जो कि जिसमें जो बेसिक मीन्स था लाइवलीहुड का, वो क्या था, एकदम इंडेंजर्ड सिचुएशंस में चला जाना। दैट मीन जैसे मैंने बोला ना कि बेसिक रोटी चावल का न मिलना, तो इंसान तो मरेगा ही, ठीक है। फ्रूट्स की कीमत बढ़ जाए, वेज की कीमत बढ़ जाए, तो फिर उसे आदमी थोड़ा कम यूज़ करेगा, चल जाएगा काम। लेकिन जो बेसिक नीड स्टेपल डाइट है उसकी कीमत बढ़ जाए और वो इंसान की पहुंच से बाहर हो, तो इंसान तो मरेगा ही। यहाँ पर एनोनिमस दिया गया है, ये सिंपली ऐसे चीज़ के लिए कि जिस जो अननोन पर्सन हो उसके लिए कहते हैं यहाँ पर। सो डियर, वीडियो का साइज़ हो गया है बड़ा, लगभग आधे घंटे का वीडियो हो चुका है। मैं चाहती तो नहीं थी कि इतना बड़ा वीडियो दूँ, लेकिन हाँ, एक्सप्लेन मैंने कर दिया है। देखती हूँ जल्दी ही मैं आपके इस चैप्टर को कंप्लीट कर दूँगी। देन आई विल गिव यू क्वेश्चन आंसर्स, और वो क्वेश्चन आंसर्स वैसे ही होंगे जो किसी न किसी टर्म्स में एग्जाम्स में आए हुए हैं, उन्हीं को मैं हाईलाइट करके दे दूँगी। चलो, आज के लिए इतना ही। बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर डियर।